बच्चों, आज बेटा टॉप अप क्लासेस में हम आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस देखने में सरल सा लगता है, लेकिन उसे सॉल्व करना बड़ा आसान नहीं होता है। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे पेडिग्री का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का हो, वो आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चुटकियों में सॉल्व होने मतलब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कई बार पेडिग्री में आपको लगता है यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। कौन से डिसऑर्डर है? तो बच्चों पेडिग्री में अच्छा एक और क्वेश्चन है। कई बार हमने देखा लोग ट्रिक चलती। हमें ये जानना चाहिए कि नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत बेसिक्स ज़रूरी हैं। दो तरह के स्टूडेंट्स हैं बेटा, एक वे जो भी 11th और 12th में हैं, जो कि अभी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, और एक वो बच्चे हैं जो कि 2 या 3 साल पुराने हो चुके हैं। दोनों के लिए थोड़ी सी बातें अलग अलग होती हैं। तो मैं आपको बेसिक्स से बताऊंगा, यानी कि 12th का चैप्टर है बेटा पेडिग्री एनालिसिस जेनेटिक्स में, तो मैं उस लेवल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। और वे बच्चे जो 1-2 साल 3 साल पुराने हों, वो भी ध्यान दें कि इस प्रकार की पेडिग्री एनालिसिस आपने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने की कोशिश की है। धैर्य रखिएगा और वीडियो को आखिरी तक वॉच कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि संयम धैर्य बहुत बड़ी ताकत और शक्ति होती है हमारी जीत के लिए। तो हमें जीतना है अगर, तो संयम और धैर्य से हमें चीज़ों को पढ़ना होगा। और कई बार हम सुपरफिशली पढ़ लेते हैं और लगता है मुझे चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो उस ढंग से उन्हें आती नहीं हैं। तो बेटा शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। दैट्स पेडिग्री में किस प्रकार से शुरू करें, क्या क्या कंटेंट पेडिग्री में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे, इसके आंसर में मैं डेफिनीशन की बात करूँगा बेटा। किसकी बात करूँगा? डेफिनीशन। पेडिग्री, तो पेडिग्री का मतलब था वंशावली, और पेडिग्री का मीन्स होता बेटा कि जिस जनरेशन में हम हैं, इनके इसमें जैसे इस जनरेशन में इसको रोग हुआ है, अगर इस जनरेशन में रोग है तो इनके पेरेंट्स से रोग कैसे आया है, यह है एनालिसिस। ना कि इनमें है तो आगे जाने वालों की एनालिसिस। अगर यहाँ रोग है तो मेरे को चाहिए कि इनके जेनेटिकल डिसऑर्डर वाले पर्सन्स को हम यूजेनिक्स के थ्रू, यूजेनिक्स जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें कहा जाता है ऐसे व्यक्ति जो जेनेटिकली डिसऑर्डर्ड हों उनको शादी से रोकना चाहिए, और ऐसे लोग जो जेनेटिकली गुड और बेहतर कैरेक्टर्स वाले हों उनको विवाह के लिए इनकरेज करना चाहिए, अधिक संतानोत्पत्ति के लिए इनकरेज करना चाहिए। यूजेनिक्स ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी ये है। उसको मैं अलग से कभी यूजेनिक्स, यूथेनिक्स पर मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो बेटा इस जनरेशन में या यहाँ पर जो डिजीज़ है तो क्यों है, तो उनके पेरेंट में वो डिजीज़ कैसे आई हुई है, इसका पता लगाना पेडिग्री कहलाता है। एनालिसिस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ये स्ट्रांग टूल है बेटा जिसका यूटिलाइजेशन करते हैं जेनेटिकल डिजीज़ को जानने के लिए। अब इसमें हम सिंबल कह सकते हैं, सिंबल बताना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ बेटा, एक सिंबल के साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक, 2 बातें हो गई। एक बताएंगे सिंबल्स, एक बताएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर, और एक पॉइंट बताएंगे जिसे मैं कहूँगा मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ पेडिग्री जानते हैं आप। बेटा इसमें सिंबल्स बताना जरूरी है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं सिंबल के लिए। मैं अगर सर्किल करूं तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल। मैं बेटा अगर स्क्वायर बना दूं तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल। मैं अगर एक प्रकार का स्क्वायर बनाऊं लेकिन वो डायमंड शेप में हो तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ कहेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसके बाद अगर मैं
सर्किल बनाऊं, उसे बिल्कुल ब्लैक कर दूं, यानी कि फिल कर दूं, तो क्या मानेंगे हम लोग? फीमेल कैसी हो गई बेटा? अफेक्टेड, डिजीज्ड, अफेक्टेड फीमेल हो गई। अगर मैं स्क्वायर बनाऊं और उसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये मेल अफेक्टेड हो जाएंगे। ओके बेटा। अगर मैं इनके बाद अफेक्टेड की बात हो रही है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस प्रकार का सिंबल बनाऊं, इसको हाफ कर दूं, तो क्या माना जाएगा? फीमेल कैरियर। इसे क्या कहेंगे बेटा? फीमेल कैरियर फॉर डिजीज। अगर मैं इस प्रकार का सिंबल ड्रॉ करूं और हाफ इसका डार्क कर दूं, तो क्या माना जाएगा बेटा? मेल कैरियर ऑफ डिजीज। ये दोनों कैरियर एक प्रकार से हम सब ऑटोसोमल कैरियर कहते हैं। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम 22 पेयर्स होते हैं। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज़ होगी। लेकिन अगर 23rd पेयर ऑफ द क्रोमोसोम अफेक्टेड हो बेटा, तो मैं कैसे कैरियर को कंसीडर करूँगा? तब मैं कहूँगा ऐसे, और मैं पॉइंट अगर ऐसे कर दूं तो यहाँ पर फीमेल क्या हो जाएगी बेटा? कैरियर हो जाएगी। किस चीज़ के लिए बेटा? ये एक्स क्रोमोसोम के लिए, सेक्स क्रोमोसोम के लिए। अब सवाल ये है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम मतलब फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्स क्रोमोसोम के लिए कैरियर होगी, लेकिन ध्यान रखेंगे एक्स क्रोमोसोम के लिए इन फॉर किसके लिए बेटा? रिसेसिव डिजीज़ के लिए, केवल रिसेसिव। डोमिनेंट डिजीज़ के लिए कोई भी मेंबर कैरियर नहीं होता है। डोमिनेंट डिजीज़ के लिए कोई भी मेंबर कैरियर नहीं होता है। डोमिनेंट डिजीज़ के लिए कहीं कोई भी मेंबर कैरियर नहीं है। रिसेसिव के लिए तो ये एक्स क्रोमोसोम के लिए, रिसेसिव के लिए है बेटा। ये दोनों चीज़ें ऑटोसोम्स के लिए भी, सेक्स क्रोमोसोम के लिए भी डिजीज़ हैं। ये दोनों बेटा ऑटोसोम्स के लिए कैरियर हैं। ये जब कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम, वो भी किस प्रकार का बोलो? रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए कैरियर बोला जाएगा। अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल डोमिनेंट है तो उसका कोई कैरियर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। मेल यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम के लिए कैरियर नहीं होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है? टोटल कलर ब्लाइंडनेस वर्ड आता है बेटा, ठीक है ना? टोटल नाइट ब्लाइंडनेस आता है, और जो टोटल नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो एक्स और वाई से रिलेटेड होता है, वहाँ पर वो डिजीज़ होती है। तो ये हमने एक सिंबल थोड़े से बताया आपको, अफेक्टेड पार्ट, अनअफेक्टेड पार्ट। इसके बाद बेटा और कैसे क्वेश्चन करेंगे? अगला सिंबल बेटा कैसा मेंशन करेंगे? अगर हम इस प्रकार से मेंशन कर देंगे, ये इसका मतलब एक प्रकार से मैं कह दूंगा कि मैरिज हो गई है, या मेटिंग कह देंगे, या हम कह देंगे दे अंडरगो रिप्रोड्यूस एंड दे ट्रांसफर द गैमेट्स एंड अंडरगो रिप्रोडक्शन। मेटिंग कह देंगे, जिसको हम लोग वैसे कहते हैं मैरिज। करेक्ट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा, अगर ये मैरिज इस प्रकार का कोई सिंबल मुझे दिखाई दे और डबल लाइन बेटा हॉरिजॉन्टल दोनों को जोड़ रही हो, तो क्लोज रिलेटिव मैरिज बोला जाता है, क्लोज रिलेटिव मैटिंग बोला जाता है। क्लोज रिलेटिव मैटिंग अगर हो जाती है तो इसे हम लोग ये कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्लोज रिलेटिव, जहाँ ब्लड का रिलेशन हो, वहाँ जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। करेक्ट बेटा।
इसके बाद हम सब अगर इसको ऐसे बताना चाहते हैं, इसके बाद अगर ये वर्टिकल लाइन खींची जाती है, इट मीन्स नेक्स्ट ऑफ स्विंग। अगर वर्टिकल लाइन खींची जाती है, इट मीन्स नेक्स्ट ऑफ स्विंग। इस वर्टिकल लाइन में हम अब ये हॉरिजॉन्टल बताएंगे तो कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर्स को शो करता है। यहाँ पर मैंने माना ये, तो ये हुआ फर्स्ट चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के फर्स्ट चाइल्ड है, इस फर्स्ट चाइल्ड इज फीमेल। फिर मैंने कहा एक चाइल्ड और है, द सेकेंड चाइल्ड इज मेल, और ऐसे कहा तो थर्ड चाइल्ड इज आल्सो मेल। अब क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बताएंगे बेटा, जनरेशन को कैसे सिंबलाइज करते हैं। बेटा जनरेशन को रोमन में मेंशन करते हैं, यूँ रोमन में। तो इसमें बेटा कितनी जनरेशन है, तो आप कहोगे 2 जनरेशन्स हैं। अब कहा जाए फर्स्ट जनरेशन में कितने मेंबर्स हैं, तब आपका यहाँ पर जवाब होगा बेटा फर्स्ट जनरेशन में 2 मेंबर हैं, 1 और 2। कहा जाए सेकेंड जनरेशन में कितने मेंबर हैं, तो 1, 2 और 3। लिखने को बेटा इसे ऐसे भी लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, बट बेस्ट तरीका यही है कि सेकेंड जनरेशन 3 मेंबर्स, फर्स्ट जनरेशन 2 मेंबर्स। ये बेस्ट सिंबल बनाने का तरीका होता है। इसके बाद बेटा ये चीज़, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और दे दें और सिंबलाइज कर दें, तो चलो वहाँ बता देंगे। यहाँ पर आ जाओ, ये बेटा कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट। ये कौन सी जनरेशन है, सेकेंड। ये कौन सी जनरेशन है, थर्ड। ये कौन सी जनरेशन है, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में हाउ मेनी जनरेशंस आर देयर, यानी कि केवल एक क्वेश्चन पूछा गया। जब हम नीट लेवल पर कहते हैं, आपको पता है ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कहाँ का आया हुआ है, तब मैं आपसे कहूँगा ये क्वेश्चन नीट का है। देखिए ये क्वेश्चन नीट का है, और नीट में कब आया था, नीट 2015 में, जब दोबारा सेकेंड टाइम पेपर हुआ था, ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था उस समय। इन द फॉलोइंग ये क्वेश्चन है। और मैं आपसे, जो बच्चे बेटा बिल्कुल फ्रेशर हैं वो देखें तो वो सिस्टमेटिकली उसकी पढ़ाई करें, और जो बेटा रिपीटर्स हैं वो इनका आंसर्स लगाएं। हम आपके आंसर का लगातार इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने इसमें आंसर टिक कर दिया होगा। ओके, मैटिंग चल रही है। अब क्वेश्चन बेटा कई बार ऐसे आ जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, ये देखिए जरा सा, इस प्रकार से लिखा होगा और यहाँ पर आपको ये शो करेगा। इसको बेटा ट्विंस कहते हैं, ट्विंस। अगर इस प्रकार से ऑब्लिक लाइन से हम ऑफ स्प्रिंग दे मेंशन करते हैं बेटा, तो ट्विंस नज़र आएंगे। तो आप इसको ट्विंस देखें, ये ट्विंस कैसे होंगे, दोनों कैसे हैं, फीमेल। जब दोनों फीमेल हैं तब किस प्रकार के ट्विंस आप कंसीडर करेंगे, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग आइडेंटिकल, यहाँ लेकिन अभी जब इसको जोड़ देंगे बेटा तो वो आइडेंटिकल कहलाएंगे। अगर हम इसे नहीं जोड़ते हैं तब ये किस प्रकार से होंगे। इनको मैंने जोड़ दिया, ऐसी मैंने ये बनाया और यूँ जोड़ दिया। ये देखिए, ये बेटा आइडेंटिकल ट्विंस हैं। कैसे ट्विंस हैं, आइडेंटिकल, सिंगल लाइन लगाएं हम लोग। ये बेटा आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या तो दोनों फीमेल होते हैं या दोनों मेल होते हैं। दूसरे प्रकार जो ट्विंस हैं वो कौन से हो सकते हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। जरा उसको देखिएगा बेटा, इसमें बेटा एक फीमेल हो सकता है, एक मेल हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये भी कह सकते हैं कि एक फीमेल हो सकता है, दोनों फीमेल हो सकते हैं या दोनों ही मेल हो सकते हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे। यानी कितने जाइगोट से बने होंगे बेटा, 2 जाइगोट से बने होंगे। ये ट्विंस डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे, ये ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, ये ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। एक जाइगोट से बने होंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ा गया है।
मोनोजाइगोटिक ट्विंस ऑलवेज बेटा या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे या दोनों मेल होंगे। और फ्रैटर्नल ट्विंस में दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल या एक मेल और एक फीमेल। अब बेटा इसमें एक बात और जिक्र कर दी जाए तो मेरी समझ से बेहतर रहेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल, डाइजाइगोटिक का मतलब हो गया फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। करेक्ट है ना, फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। और फ्रैटर्नल ट्विंस वहाँ पर ज्वाइंट हो गए, सियामेज कहते हैं। जब वो ज्वाइंट हो जाते हैं बेटा क्या कहलाते हैं, सियामेज कहलाते हैं। ज्वाइंट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, सियामेज कहलाते हैं।